नेपाल, जो हमेशा से हिमालय की गोद में बसा एक शांतिप्रिय देश माना जाता है, 8 सितंबर 2025 को अचानक एक तूफानी उथल पुथल का केंद्र बन गया। एक ऐसा दिन जब इंटरनेट की चुप्पी ने सड़कों पर गूंजती आवाजों को जन्म दिया, जब सोशल मीडिया पर लगाए गए प्रतिबंध ने एक पूरी जनरेशन जेन ज़ेड को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। और फिर वही युवा जिनकी पहचान मीम्स, हैशटैग और रील्स से होती है, एक क्रांतिकारी लहर बनकर सत्ता की दीवारों से टकरा गए। नतीजा, राजधानी काठमांडू जल उठा, गोलियों की गूंज सुनाई दी, लाशें गिरी और अंत में देश के गृह मंत्री रमेश लेखक को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन अब सोशल मीडिया बैन की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे युवा आंदोलन की जो डिजिटल आजादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया। आइए समझते हैं कि आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि जेन ज़ेड को हत्या नहीं बल्कि स्मार्टफोन के बिना ही सत्ता से टकराना पड़ा। दरअसल 25 अगस्त 2025 को नेपाल सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। इस आदेश के अनुसार देश में काम कर रहे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 7 दिनों के भीतर नेपाल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया। सरकार का तर्क था कि ये कदम डिजिटल स्पेस में जवाबदेही और नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। लेकिन 4 सितंबर को जब सरकार ने अचानक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, एक्स, पूर्व में ट्विटर समेत कुल 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया, तभी सिर्फ नियंत्रण नहीं बल्कि प्रतिबंध बन गया। इसने सीधे तौर पर नागरिकों के अभिव्यक्ति के अधिकार पर हमला किया, खासकर उन युवाओं के लिए जिनकी पहचान ही डिजिटल माध्यमों से बनी है। जेन ज़ेड यानी वो युवा वर्ग जो तकनीक में पला बड़ा है, जिनकी दुनिया स्मार्टफोन से शुरू होती है और वहीं खत्म होती है। जब उनकी आवाज दबाई गई, जब उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज ब्लैंक हो गए, जब रील्स गायब हो गई और ट्वीट सन्नाटे में बदल गए, तब उन्होंने वही किया जो इतिहास में क्रांतिकारियों ने किया है, विरोध। 8 सितंबर की सुबह काठमांडू और नेपाल के कई बड़े शहरों की सड़कों पर हजारों की संख्या में युवा प्रदर्शनकारी उतर आए। हाथों में पोस्टर, मुंह पर मास्क और दिल में आक्रोश लेकर ये युवा केवल एक ही मांग लेकर आए थे, सोशल मीडिया पर बैन हटाओ और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दो। नेपाल में प्रदर्शन की शुरुआत शांतिपूर्ण थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती गई, पुलिस और सुरक्षा बलों के जवाब भी कठोर होता गया। सरकारी इमारतों और वीआईपी क्षेत्रों की घेराबंदी की गई, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए गए जिन्हें प्रदर्शनकारियों ने तोड़ डाला। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस, वाटर कैनन, रबर बुलेट और यहाँ तक कि गोलीबारी का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा इस प्रदर्शन में 19 लोगों की मौत हो गई, 300 से अधिक घायल, जिनमें कई की हालत गंभीर है। पत्रकारों, सुरक्षा कर्मियों और आम नागरिकों को भी चोटें आईं। सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए देश के गृह मंत्री रमेश लेखक ने कैबिनेट बैठक में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उन्होंने कहा, मैं इस त्रासदी के बाद पद पर बने नहीं रह सकता, ये नैतिक जिम्मेदारी है और मैं इससे नहीं भाग सकता। उनके इस कदम को जहाँ कुछ लोगों ने साहसिक बताया, वहीं आलोचकों का कहना है कि ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल का तरीका है ताकि जन आक्रोश को शांत किया जा सके। वहीं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के कारण प्रदर्शन हिंसक हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य सोशल मीडिया को बंद करना नहीं था बल्कि उसे नियंत्रित करना था। सरकार ने एक जांच समिति का गठन किया है जिसे 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। ये समिति ये जांच करेगी कि हिंसा की शुरुआत कैसे हुई, किसने बल प्रयोग का आदेश दिया, क्या पुलिस और सेना ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया। हालात बिगड़ने और देश विदेश से आलोचना के बाद सरकार को आखिरकार सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा। देर रात सभी 26 ब्लॉक किए गए प्लेटफॉर्म्स को फिर से चालू कर दिया गया। इससे पहले पीएम ओली ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वे बैन नहीं हटाएंगे। इस यूटर ने सरकार की नीति और नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बात तो बहुत साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया अब केवल टाइम पास का जरिया नहीं बल्कि लोकतंत्र की ताकत बन चुका है। जहाँ पहले लोग अखबार या टीवी पर निर्भर थे, अब एक ट्वीट या एक पोस्ट लाखों लोगों को सड़कों पर ला सकती है। जेन ज़ेड ने दिखा दिया कि डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी आवाज है और उसे बंद करने की कोशिश आवाज को दबाने के बराबर है। नेपाल में जो कुछ भी हुआ वो किसी एक देश का मामला नहीं है, ये पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक चेतावनी है कि डिजिटल युग में सरकारें अगर युवाओं की आवाज को दबाएंगी तो उन्हें सिर्फ नारे नहीं, क्रांति का सामना करना पड़ेगा। जेन ज़ेड आप सिर्फ छात्र नहीं हैं, वे एक्टिविस्ट हैं, डिजिटल योद्धा हैं और यदि जरूरत पड़ी तो वोटर भी हैं जो सत्ता बदल सकते हैं। नेपाल सरकार को ये समझना होगा कि डिजिटल स्वतंत्रता अब मूलभूत अधिकार बन चुकी है। बैन, गोली और कर्फ्यू से आवाजें नहीं रुकती, वे और तेज होती हैं। अरब स्प्रिंग जैसी क्रांति सोशल मीडिया से शुरू हुई थी। क्या नेपाल भी उस दिशा में बढ़ रहा है? क्या ये डिजिटल स्प्रिंग ऑफ नेपाल की शुरुआत है?
इसका जवाब आने वाला समय देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।